सोनपुर नदी के किनारे बसा एक छोटा, शांत और बेहद प्यारा सा गांव। यहाँ के लोग जितने सीधे हैं, उतने ही मिलनसार भी। गांव वालों की सुबह नदी और तालाब में मछलियाँ पकड़ने से होती और शाम उसी मछली को पकाकर खाने में बीतती। मछली पकड़ना और खाना यहाँ सबका पसंदीदा शौक था। लेकिन कहते हैं ना, रोज रोज मलाई खाओ तो वो भी बेस्वाद लगने लगती है। ऐसा ही कुछ सोनपुर वालों के साथ हुआ। रोज की मछली से सब ऊब चुके थे। तभी गांव के आखिरी छोर पर नदी के ठीक किनारे एक उम्मीद की किरण जागी। गिरधारी का मटन चावल का ठेला। एक दोपहर गिरधारी अपने ठेले पर खड़ा ग्राहकों की राह तक रहा था। तभी सामने से दो लोग गुजरते हैं, एक बुजुर्ग काका और एक नौजवान। गिरधारी उन्हें देखकर आवाज लगाता है, अरे ओ काका, सुनो तो। अरे सुनो भाई साहब। दोनों राहगीर रुकते हैं और मुस्कुराते हुए गिरधारी के ठेले के पास आते। अरे गिरधारी भैया, सब बढ़िया? आज क्या खुशबू आ रही है? सब बढ़िया है भाई, खुशबू तो आएगी ही। मटन लाजवाब बना है। लेकिन काका, मटन तो खा लोगे, पर पैसा कौन देगा? इसलिए तो मैं कहता हूँ कि मैं उधार नहीं करता। अरे भाई साहब, बात सुनो। अभी तालाब से मछलियां पकड़ने जा रहा हूं। अब इसे बाजार में बेचूंगा, हाथ में पैसे आएंगे, तभी तो तुम्हारे पैसे चुकाऊंगा ना। वैसे तुम्हारे मटन चावल का स्वाद सचमुच लाजवाब है, पर क्या करूं, अभी जेब थोड़ी ढीली है। काका, सच कहूं तो अभी तक मेरी बोहनी भी नहीं हुई है। नियम तो कहता है कि पहली बार मैं उधार न दूं, नहीं तो आज तुम दोनों को भर पेट खिला देता। पर चलो, कोई बात नहीं, तुम दोनों खाओ, पैसे बाद में भिजवा देना। ठीक है गिरधारी भैया, हम शाम को मछली बेचकर आते ही सबसे पहले तुम्हारे पैसे दे देंगे। दोनों मटन चावल का स्वाद लेकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के थोड़ी ही देर बाद पैर की पायलों को छनकाती हुई गांव की सबसे जिंदा दिल महिला सरला भौजी वहां पहुंचती हैं। मटन की खुशबू सूंघते ही उनकी आंखें चमक उठती हैं। अरे ओ गिरधारी, गजब ढा रहे हो भाई, क्या महक आ रही है, साक्षात अमृत बना दिए हो क्या। चल, ज्यादा बातें मत बना, फटाफट एक प्लेट लगा और हाँ, एक प्लेट पैक भी कर देना। अरे बैठो बैठो सरला भौजी, बैठो। अभी आपको अपने हाथ का गर्मा गर्म और मसालेदार मटन खिलाता हूँ। गिरधारी प्लेट सजाकर भौजी को देता है। भौजी पहला निवाला मुंह में डालती हैं। वाह गिरधारी, क्या स्वाद है, सच कह रही हूँ। अगर मेरी शादी ना हुई होती ना, तो मैं तुझसे ही शादी कर लेती। कम से कम रोज मेरे लिए ऐसा लाजवाब मटन चावल तो बना कर देता। अरे भौजी, ऐसा मत कहो। अगर मैं तुमसे शादी कर लेता तो मेरी सोना का क्या होता? वो तो बेचारी राह देखती रह जाती। गिरधारी की बात सुनकर सरला भौजी खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। गिरधारी उनका पैक किया हुआ मटन उन्हें थमाता है और भौजी पैसे देकर चली जाती हैं। धीरे धीरे दोपहर ढलती है और मटन की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। एक एक करके गांव के और भी ग्राहक ठेले पर जुटने लगते हैं। कोई मटन की तारीफ करता है तो कोई गिरधारी के हुनर की। देखते ही देखते गिरधारी की हांडी का सारा मटन साफ हो जाता है। शाम होते होते उसकी जेब पैसों से हरी हो जाती है और वह एक संतुष्ट मुस्कान के साथ अपने घर की ओर चल देता है। आओ आओ गिरधारी, आओ, जरा अपनी आंखों से देखो इस घर के लक्षण। इस घर में पहले कभी एक ढेले की चोरी नहीं हुई, पर अब तो सीधे कानों के झुमके गायब होने लगे हैं। राम राम राम। अच्छा जी, इसका साफ साफ मतलब तो यही हुआ ना माँ जी, कि पहले जब आप दोनों थे तब घर बड़ा हरिश्चंद्र का दरबार था, और जब से अभागन मैं इस घर में आई हूँ तब से चोरियां शुरू हो गई हैं। इसका मतलब आप मुझे चोर कह रही हैं? सुनो जी, अब मुझे इस घर में एक मिनट भी नहीं रहना। मैं जा रही हूँ अपने मायके। अरे अरे, शांत हो जाओ, भगवान के लिए शांत हो जाओ तुम दोनों। क्यों आपस में बिल्लियों की तरह लड़ रही हो? हुआ क्या है, कोई बताएगा? अरे हम चोर हो गए जी। इन्हें लगता है कि हम इनके सोने के झुमके के भूखे हैं। अरे हमारे मायके में क्या कम चीजें हैं क्या? मेरे पिताजी चाहें तो सोने से घर भर देंगे तुम्हारा, सोने से। अरे वाह, बड़ी आई मायके वाली,
जरा देखो तो इस मायके वाली को, सोने से घर भर देंगे। हाँ, जब ब्याह कराई थी तो फूटी खाट लेकर आई थी, और बातें देखो जैसे कुबेर के खजाने से उतरी हों। सुना जी आपने, मेरी फूटी खाट का मजाक उड़ा रही हैं। दोनों फिर से एक साथ चिल्लाने लगती हैं। गिरधारी का सिर चकराने लगता है। बस शांत हो जाओ। इस घर में ना तो कोई बाहर का चोर आया है और ना ही तुम दोनों में से कोई चोर है। तुम्हारे सामने जो ये बदनसीब गिरधारी खड़ा है ना, असली चोर वही है। क्या मेरा गिरधारी, मेरा सीधा साधा बेटा चोर हो गया? तू इस कलमुही अपनी पत्नी के बकावे में आकर अपनी बूढ़ी माँ के कान का झुमका चुरा लिया। हाय रे मेरी किस्मत। नहीं माँ, मैंने सिर्फ आपका झुमका नहीं चुराया, बल्कि मैंने सोना का भी झुमका चुराया है। हैं? क्या कहा? मेरा भी झुमका तुमने ही उड़ाया? अरे बाप रे, इसका मतलब हम दोनों सास बहू सुबह से फिजूल में ही एक दूसरे का खून पी रही थीं। मुझे तो भनक तक नहीं लगी। पर तुमने ऐसा किया क्यों जी? क्या करता मैं? तुम दोनों को पता है कि मैंने मटन के धंधे के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे। धनीराम सेठ रोज ठेले पर आकर धौंस जमाता था। अगर मैं समय पर उसके पैसे न चुका पाता तो वो मेरा ठेला और मटन की दुकान बंद करवा देता। हमारा घर कैसे चलता? इसलिए मजबूरी में मैंने तुम दोनों के झुमके चुपके से ले जाकर गिरवी रख दिए और वो पैसे ले जाकर धनीराम सेठ के मुंह पर मारे। पर तुम दोनों फिक्र मत करो, देखो आज बहुत अच्छी बिक्री हुई है। बहुत जल्द मैं पैसे जोड़कर तुम दोनों के झुमके वापस ले आऊंगा। अब प्लीज लड़ना बंद करो। मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है, थक कर चूर हो गया हूं। और हाँ, सुबह बहुत से लोगों से उधार का पैसा भी वसूलने जाना है। हाँ भाई हाँ, तू तो सो जाना, कांटे की तरह बेसुध होकर सो जा। तुझे तो बड़ी चैन की नींद आ जाएगी, पर हमें कैसे आएगी? हाँ जी, हमारे कान सूने कर दिए और खुद घोड़े बेचकर सोने जा रहे हैं। तनिक सोचो, बिना झुमकों के हम पड़ोस वाली चाची को अपना मुंह कैसे दिखाएंगी? अगली सुबह होती है। गिरधारी अपनी बीती रात की थकान को भूलकर चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान सजाए फिर से उसी नदी किनारे अपना ठेला लगा देता है। अभी चूल्हा ठीक से सुलगा भी नहीं था कि मटन के दीवाने ग्राहकों की भारी भीड़ टूट पड़ती है। अरे गिरधारी भैया, राम राम। जल्दी से एक प्लेट मसालेदार मटन चावल लगा दो, अब सब्र नहीं होता। राम राम भैया, बैठो बैठो, बस अभी गर्मा गर्म प्लेट लगाता हूँ। गिरधारी के होते हुए कोई भूखा नहीं जाएगा। अरे गिरधारी, एक बात तो बताओ, अभी आते वक्त मैंने तुम्हारी माँ और तुम्हारी पत्नी दोनों को गुस्से में पैर पटकते हुए जमींदार के बंगले की तरफ जाते देखा। सब खैरियत तो है ना? अरे नहीं भाई साहब, सुबह सुबह आपकी नजरों ने धोखा खाया है। मेरी माँ और मेरी पत्नी तो घर पर आराम कर रही हैं। वो भला इतनी सुबह जमींदार के घर क्यों जाएंगी? नहीं भैया, मेरी नजर तो धोखा नहीं खा सकती। पर चलो छोड़ो, हमें क्या करना है। तुम ऐसा करो, फटाफट मेरी प्लेट लगाओ, बहुत जोरों की भूख लगी है। सच कहूं तो रोज रोज वो कांटेदार मछली खा खाकर जी मचलाने लगा है। अब तो ऐसा लगता है कि दिन में एक बार तुम्हारा मटन ना मिले तो गुजारा ही नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं भैया, आप रोज आओ, गिरधारी आपके लिए रोज ऐसा ही लाजवाब मटन बनाएगा। तभी दूर से हांफता हुआ, दौड़ता हुआ जमींदार का चमचा रामू आता है। उसकी सांस फूली हुई है। अरे अरे ओ गिरधारी भैया, अनर्थ हो गया, गजब हो गया मोरी मैया। अरे रामू, क्या हुआ? ऐसे भूत की तरह क्यों हाँफ रहे हो? अरे भैया, तुम्हारी माँ और तुम्हारी पत्नी दोनों साक्षात चंडी का रूप धरकर जमींदार साहब के घर पहुंच गई हैं। वहां जाकर उनके कान के झुमके मांग रही हैं और जमींदार साहब को ऐसी ऐसी खरी खोटी सुना रही हैं कि क्या कहें। जल्दी चलो भैया, नहीं तो गुस्से में जमींदार साहब पागल हो जाएंगे या हार्ट अटैक आ जाएगा उनको। क्या रामू, तुम सच कह रहे हो? वो दोनों वहां पहुंच गईं? अरे भैया, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं। पूरे मोहल्ले का तमाशा बना हुआ है, जल्दी चलो। गिरधारी ठेला छोड़कर सरपट दौड़ता हुआ जमींदार के बंगले पहुंचता है। वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
सास बहू मिलकर जमींदार साहब का कचुम्बर निकाल रही थीं। अरे ओ नास पीटे जमींदार, तुझे जरा भी तसल्ली नहीं हुई? तरस नहीं आया तुझे इस बूढ़ी माँ पर? मेरे सोने के झुमके दबा कर बैठ गया। अरे वो मेरे सिंदूर की गिरधारी के बाबूजी की आखिरी निशानी थी रे पापी। हाँ जी, कुछ तो शर्म करते जमींदार साहब। अभी नई नई ब्याह कर इस घर में आई हूँ। मेरे मायके वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मेरी शादी का झुमका छीनते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? बस शांत हो जाओ तुम दोनों, भगवान के लिए शांत हो जाओ। अरे गिरधारी भाई रे, आ गया तू, बचा ले मुझे। मेरी तो सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई हैं। भाई ऐसी ऐसी गालियां और ऐसे ऐसे कड़वे बोल सुने हैं मैंने कि मेरा बीपी आसमान छू रहा है। मैं जमींदार होकर भी इनके आगे कुछ बोल नहीं पा रहा हूं। अरे जमींदार साहब, तो आप साफ साफ बोल देते ना कि आपके पास झुमके नहीं हैं। अरे भैया, मैंने एक बार नहीं 1000 बार बोला, चिल्ला चिल्ला कर बोला कि मेरे पास झुमके नहीं हैं। मुझे तो गिरधारी ने कल नकद पैसे लाकर दिए थे, लेकिन ये दोनों मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हैं। सुनो तुम दोनों, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर घर की इज्जत का तमाशा ऐसे ही सरे बाजार बनता रहा तो मैं ये गांव, ये ठेला सब छोड़कर परदेश चला जाऊंगा। फिर रोती रहना दोनों अकेले बैठकर। कल रात को गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया था कि मैं झुमके बेच आया हूं, लेकिन मैं उन्हें बेचकर नहीं बल्कि सोनार की दुकान पर गिरवी रखकर आया था। तुम्हारे दोनों के झुमके सोनार की तिजोरी में सही सलामत रखे हैं। जैसे ही मटन बेचकर मेरे पास पैसे जमा होंगे, मैं सबसे पहले तुम्हारे झुमके छुड़ा कर लाऊंगा। लेकिन अगर आज के बाद तुम दोनों ने ऐसा तमाशा किया या कहीं भी पैर बाहर निकाला तो तुम दोनों मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। चलो सीधे घर जाओ अब। गिरधारी की मरे हुए मुंह वाली बात सुनते ही सास बहू के तोते उड़ गए। दोनों ने चुपचाप अपनी नजरें झुकाईं और भीगी बिल्ली बनकर सीधे घर की तरफ पैर बढ़ा दिए। गिरधारी एक लंबी और भारी सांस लेता है, जमींदार साहब से माफी मांगता है और भारी मन से वापस अपने मटन के ठेले की तरफ चल देता है, जहां ग्राहक उसके इंतजार कर रहे होते हैं। अरे गिरधारी भैया, मटन तो साक्षात अमृत बना है आज भी। मसालों का तालमेल एकदम नंबर 1 है। पर एक बात बताओ, सुबह सुबह ऐसा क्या हो गया था? वो जमींदार का चमचा रामू आया और तुम बदहवास होकर भागे। हम तो डर ही गए थे कि कहीं कोई बड़ी आफत तो नहीं आ गई। हाँ गिरधारी भाई, राजू ठीक कह रहा है। और फिर जब तुम वहां से लौटे तो तुम्हारे चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। हम तो तुम्हारे ग्राहक बाद में हैं, पहले तुम्हारे शुभ चिंतक हैं। आखिर माजरा क्या है, जरा हमें भी तो बताओ। दोनों के भागने और इस उदासी का कारण क्या है? क्या बताऊं रमेश भाई, क्या बताऊं राजू भैया। कभी कभी लगता है कि इंसान मटन की हांडी तो संभाल सकता है, पर घर की 2 देवियों को एक साथ संभालना उसके बस की बात नहीं है। अरे सासू माँ और भौजी में फिर से ठंग गई क्या? अरे वो तो रोज का है, तुम उसके लिए इतने उदास हो। रोज का होता तो सह लेता भैया, आज तो हद ही हो गई। मेरी माँ और मेरी पत्नी दोनों मिलकर सुबह सुबह जमींदार साहब के बंगले पर चढ़ाई करने पहुंच गईं। पूरे गांव के सामने तमाशा बना दिया। हैं? जमींदार के घर? पर क्यों? जमींदार साहब से भला उनका क्या लेना देना? कारण जानना चाहते हो ना भाई? तो सुनो। असल में बात यह है कि धंधे को बढ़ाने के लिए मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे। कर्ज चुकाने का दबाव था, दुकान बंद होने की नौबत थी, तो मैंने मजबूरी में अपनी मां का और अपनी पत्नी का दोनों का एक एक सोने का झुमका ले जाकर चुपके से सोनार के पास गिरवी रख दिया और वो पैसे जमींदार धनीराम सेठ को दे दिए। ओहो, तो ये बात थी। हाँ, कल रात जब घर गया तो देखा दोनों झुमके के लिए एक दूसरे का सिर फोड़ने को तैयार थी। सासू माँ बहू को चोर कह रही थी, बहू सासू माँ को ताना दे रही थी। मुझसे अपनी माँ और पत्नी का यह झगड़ा देखा नहीं गया, तो मैंने सच उगल दिया कि असली चोर मैं हूं। मैंने कहा कि पैसे चुकाने के लिए मैंने झुमके गिरवी रखे हैं। तो फिर सुबह जमींदार के घर क्यों गई? अरे यही तो औरतों की बुद्धि है रमेश भाई। रात को मेरे मुंह से गुस्से में निकल गया था कि मैंने झुमके देकर जमींदार का कर्ज उतारा है। अब उन दोनों ने क्या समझा भगवान जाने।
सुबह उठकर दोनों सीधे जमींदार के बंगले पहुंच गईं और लगी चिल्लाने कि हमारे झुमके वापस करो। जमींदार साहब बेचारे सीधे साधे आदमी, वो हाथ जोड़कर चिल्लाते रहे कि देवियों, गिरधारी ने मुझे पैसे दिए हैं, झुमके नहीं, पर ये मानने को तैयार ही नहीं। अंत में मुझे जाकर पैर पकड़ने पड़े और धमकी देनी पड़ी कि अगर अब तमाशा किया तो परदेश चला जाऊंगा और मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। तब जाकर दोनों शांत होकर घर लौटी। ठेले पर बैठे बाकी ग्राहक भी गिरधारी की दास्तान सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाते। दोनों ग्राहकों के जाने के बाद एक मछली का व्यापारी अपने नौकर रामू के साथ उसके ठेले पर आता है। तो अरे तुम ही हो वो गिरधारी जो इस छोटे से ठेले पे मटन चावल बेचते हो। शहर तक तुम्हारे इस मटन के स्वाद के चर्चे पहुंच रहे हैं। मैंने सुना है कि तुम्हारे हाथ में कोई जादुई हुनर है, जो भी एक बार खाता है तुम्हारा गुलाम हो जाता है। जी साहब, राम राम। इस तुच्छ गिरधारी को ही लोग मटन वाला कहते हैं। ये तो सब भगवान की कृपा और गांव वालों का प्यार है साहब। पर माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप पहली बार मेरी दुकान पर पधारे हैं। पहचानोगे कैसे भाई? हम कोई छोटे मोटे रागीर तो है नहीं। मैं वही हूँ जिसे तुम्हारे पूरे गांव के लोग सुबह सुबह नदी और तालाब से पकड़ी हुई मछलियां बेचने आते हैं। इस पूरे इलाके के मछली बाजार का सबसे बड़ा सेठ करोड़ीमल। समझे कुछ? अरे आप सेठ जी हैं। प्रणाम साहब, बैठिए बैठिए। बोलिए, इस गरीब की क्या सेवा कर सकते हैं आपके लिए? आज तो मेरा अहोभाग्य कि साक्षात लक्ष्मीपति मेरे इस छोटे से ठेले पर आए हैं। सेवा? सेवा क्या खाक करोगे तुम मेरी? तुमने तो मेरे अच्छे खासे चलते हुए धंधे की वाट लगा रखी है गिरधारी। जब से तुमने नदी किनारे ये मटन चावल का ठेला खोला है, तब से मेरे मछली के व्यापार को भारी घाटा लग रहा है। ये गांव वाले जो रोज सुबह तड़के उठकर तालाब से टोकरियां भर भर कर मछलियां लाते थे और मुझे बेचते थे, अब वो रोज मछली खाकर ऊब चुके हैं और जो बची कुची कसर थी वो तुम्हारे इस मटन ने पूरी कर दी। अब लोग मछली छोड़कर तुम्हारे ठेले पर कतार लगाकर खड़े रहते हैं। मेरा मुनाफा आधा हो गया है। अरे सेठ जी, पेट की भूख और जुबान का स्वाद तो भगवान तय करता है। मैं तो बस अपनी मेहनत की आग सुलझाता हूँ। लोग आते हैं, प्यार से खाते हैं। इसमें आपके धंधे को नुकसान पहुंचाने की मेरी कोई मंशा नहीं है साहब। चलो चलो, ये ज्ञान की बातें बंद करो। जो भी हो, नुकसान तो हुआ है, पर खैर कोई बात नहीं। आज मैं खुद देखना चाहता हूँ कि इस मटन में ऐसा क्या जादू है जिसने मेरे मछली बाजार को हिला कर रख दिया। ऐसा करो, एक प्लेट बढ़िया सा मटन चावल लगाओ जरा हमारे लिए। और हाँ, ये जो मेरे साथ मेरा नौकर श्यामू आया है ना, इसका भी एक प्लेट लगा देना। इसे भी चखाओ अपना स्वाद। जी साहब, अभी लगाता हूँ। आप बस 2 मिनट बैठिए। गिरधारी के मटन का स्वाद चखने के बाद आप सारा गुस्सा भूल जाएंगे। गिरधारी फुर्ती से स्टील की बड़ी थालियों में गर्मा गर्म चावल निकालता है, फिर हांडी का ढक्कन हटाता है, जिससे मसालों और मटन की ऐसी खुशबू हवा में तैरती है कि सेठ करोड़ीमल और उसका नौकर श्यामू दोनों की लार टपकने लगती है। गिरधारी थाली में गाढ़ी तरी और मटन के रसीले पीस सजाकर दोनों के सामने परोसता है। सेठ करोड़ीमल पहला निवाला मुंह में डालता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो बिना बोले लगातार खाने लगता है। उसका नौकर श्यामू भी भूखे भेड़िए की तरह प्लेट साफ करने लगता है। ओह भाई गिरधारी, मानना पड़ेगा, गजब, साक्षात गजब स्वाद है। मेरे शहर के बड़े बड़े होटलों के बावर्ची भी तुम्हारे इस स्वाद के आगे पानी भरेंगे। मटन क्या बना है, रूह खुश हो गई। मजा आ गया भाई, सच में मजा आ गया। हाँ हुजूर, छोटे मालिक की कसम, ऐसा मटन तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाया। गिरधारी भैया, आपके हाथों में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है। सुनो गिरधारी, एक काम करो, पहले तो 2 प्लेट मटन चावल बढ़िया से पैक कर दो हमारे घर के लिए। हम रात को भी यही खाएंगे। जी साहब, अभी पैक कर देता हूँ। और सुनो गिरधारी, यहाँ आओ, जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम इस छोटे से धूल मिट्टी वाले ठेले पर क्या ये हांडी लेकर दिन भर धूप में जलते रहते हो? इस छोटे से गांव में तुम्हारी काबिलियत का सही मोल नहीं मिल रहा है। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा प्रस्ताव दे रहा हूँ। कैसा प्रस्ताव साहब? प्रस्ताव ये है कि मैं शहर के मुख्य हाईवे पर तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा आलीशान ढाबा बनवा कर दूंगा। संगमरमर के फर्श होंगे, चमचमाती लाइटें होंगी और बड़े बड़े शहरों के रईस लोग वहां आएंगे। उस ढाबे का सारा खर्चा, सारा कच्चा माल, मटन, मसाले सब मैं खरीद कर दूंगा।
तुम्हें बस वहां बैठकर अपने हाथों का यही जादुई मटन बनाना होगा, और इसके बदले में मैं तुम्हें हर महीने एक मोटी पगार दूंगा, इतनी पगार कि तुम और तुम्हारा परिवार जिंदगी भर ऐश करोगे। बोलो, क्या विचार है? माफ कीजिएगा सेठ जी, लेकिन आपके इस बड़े प्रस्ताव के लिए ये छोटा सा गिरधारी साफ मना करता है। मैं आपका ये काम नहीं कर सकता। बदतमीज लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे मुंह पर मेरे प्रस्ताव को लात मारो। तुम मुझसे ऐसी भाषा में बात कर रहे हो? जानते नहीं हो करोड़ीमल कौन है? अगर मैं अपनी आई पर आ गया ना, तो तुम्हें इसी सोनपुर की मिट्टी में मिला दूंगा। तुम्हारा ये ठेला, ये हांडी सब नदी में फिकवा दूंगा और तुम्हें इस गांव से भीख मंगवा दूंगा। मुझसे पंगा लेने की भूल मत करना। ऐ सेठ, बहुत सुन लिया तुम्हारा। अपनी ये पैसे की धौंस और मिट्टी में मिलाने की धमकी किसी और को देना। मिट्टी में मिला देगा मुझे? अरे इस मिट्टी का अन्न खाकर बड़ा हुआ हूं मैं। दम है तो छू कर दिखा मेरे इस ठेले को। बहुत देख लिए तुम्हारे जैसे बड़े बड़े रईस। चुपचाप मेरे मटन चावल के पैसे निकालो और यहां से सीधे चलते बनो, वरना अगर मेरा मूड खराब हुआ ना, तो ये जो पीतल का भारी चमचा देख रहे हो, इससे तुम्हें और तुम्हारे इस चमचे श्यामू को पूरे गांव में दौड़ा दौड़ा कर पीटूंगा। और याद रखना, ये सोनपुर के लोगों का इलाका है, यहां तुम्हें मुझसे बचाने कोई नहीं आएगा। मालिक, चलिए यहां से। ये गिरधारी पागल हो गया है। इसके हाथ का चमचा बहुत भारी है मालिक, कहीं सच में सिर न फोड़ दे। चलिए हुजूर। याद रखना गिरधारी, इस अपमान की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। बहुत जल्द मैं तुम्हारा ये घमंड और ये ठेला दोनों चकनाचूर कर दूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा सेठ करोड़ीमल। अपनी पूरी ताकत लगा लेना, पर ये गिरधारी न तो झुकेगा न रुकेगा। अब निकलो यहां से। सेठ करोड़ीमल गुस्से में पैर पटकता हुआ अपने घर चला जाता है। सेठ के जाते ही गिरधारी भी अपना ठेला बंद कर घर गया और अगली सुबह रोज की तरह गिरधारी फिर से ठेला उसी जगह पर लगाता है। गिरधारी को ठेला लगाए काफी देर हो गई, लेकिन एक भी आदमी दिखाई नहीं दिया। तभी थोड़ी देर बाद उधर से एक बूढ़ा व्यक्ति गुजरा, जिसे देख गिरधारी चिल्लाया, अरे काका, ओ काका, जरा इधर आओ, इधर तो आओ काका। काका ठेले पर पहुंचते हैं। क्या हुआ काका, आप ऐसे गुमसुम क्यों हो? और ये बताओ कि आज गांव में कोई अनहोनी हो गई है क्या? सुबह से दोपहर ढलने को आई, पर सड़क पर कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। मेरा धंधा तो आज बिल्कुल ठप पड़ा है, बोहनी तक नहीं हुई। सब खैरियत तो है ना काका? बेटा गिरधारी, बात ही कुछ ऐसी है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। पूरे गांव को जैसे सांप सूंघ गया है। गांव में कोई अनहोनी नहीं हुई, बल्कि गांव के दूसरे छोर पर जो मुख्य बाजार का रास्ता है, वहां एक बहुत बड़ा चकाचौंध से भरा ढाबा खुल गया है। और उस ढाबे को किसी और ने नहीं, बल्कि उसी शहर के मछली वाले सेठ करोड़ीमल ने खुलवाया है। अच्छा, तो उस सेठ ने ढाबा खोल ही लिया। पर काका, मेरे ग्राहक वहां क्यों चले गए? ऐसा क्या खास बेच रहा है वो अपने ढाबे पर? बेटा, वो भी मटन चावल ही बेच रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है? वो मटन चावल की एक प्लेट सिर्फ 10 रुपए में दे रहा है। सिर्फ 10 रुपए में। अब तुम ही सोचो, जहां तुम एक प्लेट के जायज दाम लेते हो, वहां वो मुफ्त के भाव मटन चावल बांट रहा है। पूरे गांव के लोग, क्या अमीर क्या गरीब, सब के सब अपना ईमान धर्म भूलकर उस ढाबे पर टूट पड़े हैं। सुबह से वहां पैर रखने की जगह नहीं है। क्या कहा काका? 10 रुपए में मटन चावल की प्लेट? ये कैसे मुमकिन है? काका, इस महंगाई के जमाने में 10 रुपए में तो सूखी सब्जी और रोटी भी ठीक से नहीं मिलती। यहां तक कि नदी तालाब की साधारण मछली की प्लेट भी 10 रुपए में कोई नहीं बेचता। तो भला कोई असली और शुद्ध मटन 10 रुपए में कैसे खिला सकता है? इसमें जरूर कोई बहुत बड़ा झोल है। वो नक्की ही कुछ मिलावट कर रहा है, गांव वालों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बेटा, तुम्हारी बात 16 आने सच है। मेरी बूढ़ी आंखें भी समझ रही हैं कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। 10 रुपए में मटन बेचना सीधे सीधे मौत का सामान बेचने जैसा है। लेकिन इस लालची दुनिया को
कौन समझाए। गांव वालों को तो बस सिला सिलाया और सस्ता माल चाहिए। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वे क्या खा रहे हैं, बस उनकी जेब से कम पैसा लग रहा है। यही उनके लिए सबसे बड़ा सुख है। काका, अब मैं खुद जाकर पूरे गांव वालों को क्या समझाऊं? लोग वैसे भी सस्ते के पीछे अंधे हो जाते हैं। अगर मैं कुछ कहूंगा तो लोग कहेंगे कि गिरधारी का धंधा बंद हो गया है, इसलिए वो जलन के मारे सेठ के खिलाफ बोल रहा है। ठीक है काका, अगर वे नहीं समझना चाहते तो न समझे। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वे अपनी इस भूल को खुद ही समझ जाएंगे, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। हाँ बेटा, भगवान ही अब इस गांव का रक्षक है। तुम हौसला मत हारना। इतना बोलकर काका वहां से चले जाते हैं। गिरधारी को सुबह से शाम तक इंतजार करना पड़ा, पर एक भी ग्राहक नहीं आते हैं और वो गुस्से से घर चला जाता है। ऐसे ही उसने 2-3 दिन ठेले खोले, लेकिन उसका ठेला चल नहीं रहा था। उधर ढाबे पर गांव वालों की भीड़ उमड़ी हुई थी। इधर गिरधारी उदास होकर घर में बैठ गया और ठेला बंद कर देने का सोच ही रहा था। तभी काका की बात याद आई कि इतना सस्ता कैसे। वो तुरंत ढाबे पर गया और पुलिस को बुलवाकर मटन की जांच करवाई, जिसमें सेठ गलत मटन यूज करने के कारण जेल गया। सीख: हमें कभी भी सस्ते के चक्कर में भागना नहीं चाहिए।